हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्टिल से वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे T20 मैच की, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया या इंडिया ने उनकी उम्मीदों से खेला है, ये तो आपको पता चलेगा इस मैच के रिव्यू में। तो हमेशा की तरह ऑर्डर वही होगा कि पहले हम रिकैप करेंगे, आपको स्टैट्स बताएंगे और उसके बाद हम पॉइंटर्स पे बात करेंगे। लेकिन सच बताऊं तो बहुत ही तूफानी मैच था। आप लोग जिस एड्रेनल के लिए आईपीएल देखते हैं वो इस मैच में अवेलेबल था। तो जिसने आज का मैच मिस किया है ये रिव्यू मिस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्स की, यानी रिकैप पे बात करते हैं। रिकैप में आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि बांग्लादेश ने टॉस जीत करके डिसाइड किया कि इंडिया करेगी पहले बैटिंग। मैं इससे बहुत खुश था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि एक चीज़ जो हमें इंडियन स्क्वाड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है तूफानी बल्लेबाजी, खास करके जब आपके पास टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा जैसा बैट्समैन हो और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपके पास डाउन द ऑर्डर आते हैं सूर्या और उसके बाद रियान पराग, हार्दिक पांड्या, ये सब भी हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या तूफान हो सकता था। तो जैसे ही ये मैच शुरू हुआ, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ही मूड में थे। इस मैच में भी अभिषेक शर्मा चले नहीं और वो आउट हो गए बहुत जल्दी, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने जो धोया है इन लोगों को, ओहो। आपको मैं बता दूं कि संजू सैमसन ने बनाए 111 रन 47 बॉलों में, 11 चौके और 8 छक्कों के साथ। आप सोच सकते हो क्या पारी खेली होगी उन्होंने। और अब ये जो है वो सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बन चुकी है ऑलरेडी, रोहित शर्मा के बाद। रोहित शर्मा की 35 बॉल वाली फास्टेस्ट है और उसके बाद यही है इंडियन बैट्समैन की तरफ से जो फास्टेस्ट सेंचुरी है, उसमें ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड पे सूर्य हैं। सूर्य कुमार यादव ने 35 बॉलों में 75 रन की पारी खेली है और उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। अगर आपको लग रहा है कि तूफान यहीं तक था तो बिल्कुल नहीं, इसके आगे भी बाकी था। रियान पराग ने 13 बॉल में 34 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 18 बॉल में 47 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के मार करके। अब आप समझ सकते हो कि किस तरीके की इनिंग खेली गई है। और इंडिया का जो टोटल था वो 297 रन तक पहुंच गया। ये 300 भी क्रॉस कर सकता था। एक आधा अटेम्प्ट हुआ जिस चक्कर में हार्दिक पांड्या आउट हुए, कैच चली गई। एक्चुअली स्कोर को 300 के पार ले जाने के चक्कर में हुआ, तो उन्होंने मारा, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया था, लेकिन वो आउट हो गए और इंडिया का स्कोर 297 तक ही रह गया। नहीं तो ये और भी आगे जा सकता था अगर हार्दिक पांड्या टिके रह जाते तो। खैर जो भी हो, 297 भी अभी टेस्ट प्लेइंग नेशंस में टॉप स्कोर है, क्योंकि इसके अलावा नेपाल ने भी हाई स्कोर किया है, 300 क्रॉस किया है। लेकिन टेस्ट प्लेइंग नेशन जो आप कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं क्रिकेट का, उनके बीच में ये हाईएस्ट है T20। जब इसको चेज करने के लिए बांग्लादेश आई तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा ठीक लग भी रहे थे, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनका विकेट एक के बाद एक गिरना चालू हुआ। रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लिए 30 रन दे करके, तो बहुत ही अमेजिंग उनका स्पेल गया वो की तरफ से। तौहीद हृदय ने 42 बॉल में 63 रन बनाए, 25 बॉल में 42 रन बनाए लिटन दास ने। उसके अलावा आप कह सकते हो कि कोई टिका भी नहीं उस तरीके से जिसने कुछ चैलेंज दिया हो इंडिया को। बांग्लादेश की जब पारी खत्म हुई तो पूरे 20 ओवर में ये लोग 164 रन बना पाए और ये मैच इंडिया ने जीत लिया है 133 रनों से। 133 रनों से ये मैच जीत लिया इंडिया ने। तो अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि किस तरीके से, मतलब जो किया गया है बांग्लादेश के साथ, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के साथ वही किया गया है जो इंडिया को ऐसा लगा कि ये बांग्लादेश नहीं, ईस्ट पाकिस्तान है, इन्हें कुचल दो। तो वही किया गया है इनके साथ कि पूरी तरीके से 0-0 कोई भी मैच जीते बगैर ये यहां से वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। इतना बुरा हाल था कि बाद में जब प्लेयर ऑफ द मैच तो संजू सैमसन ही रहे अपनी बेहतरीन इनिंग के लिए, लेकिन बाद में जब कमेंटेटर्स आए तो सारे कमेंटेटर्स बात कर रहे थे और तमीम इकबाल वहां से निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहां ये जो बातें होने वाली हैं शायद उन्हें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी। तो जिस तरीके से उनके कमेंटेटर पोडियम छोड़ के निकल गए, उसी तरीके से आप समझ लो कि उसी तरीके से बांग्लादेश की टीम का इस पूरे टूर्नामेंट में सफाया हुआ है। चाहे वो टेस्ट में 2 दिन में इनको एक टेस्ट हराना हो या यहाँ पर क्लीन स्वीप हो या हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड करना हो, उन सब के मामले में हर चीज़ में इंडिया नंबर 1 रही, टेस्ट में भी और T20 में भी। हाँ, हमारे पड़ोसी को ज़रूर लग रहा था कि उनके साथ जो हुआ है उसके हिसाब से बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम हो गई है,
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बांग्लादेश वही है, उनका स्तर थोड़ा ज़्यादा गिरता जा रहा है। वो जिस गड्ढे तक पहुंच गए हैं, मुझे लगता है अब लोग कहीं ऊपर से मिट्टी डाल करके और छुट्टी ना कर दे तो उनका क्रिकेट तो चला गया है गड्ढे में। और अब हम सबको पता है कि क्या नहीं करना होता है। यू डोंट हैव टू बी पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की तरह हरकतें करने लगोगे तो आपका भी क्रिकेट गड्ढे में चला जाए। करते हैं उन पॉइंटर्स की जिसके बारे में मैं कह रहा था, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड। स्टार्ट करते हैं अभिषेक से। भाई अभिषेक इस टूर्नामेंट में नहीं चले हैं, जाहिर सी बात है अपनी बैटिंग पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। देखो काम क्या, अगर आप हिटर रखोगे, अगर हाथी पालोगे तो उसका खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। तो अगर हिटर है आपकी टीम में, वो रिस्क लेगा भी, आउट भी होगा, हिट भी करेगा। थोड़ा सा मैं अगर अपनी तरफ से अपनी जितनी भी लिमिटेड अपनी विजडम है उससे अगर उन्हें सलाह दूं तो मुझे लगता है कि अभिषेक को रोहित शर्मा से, वन शर्मा टू अनदर शर्मा, थोड़ा सीखना चाहिए कि आपको कब बॉल चेक करना है और कब शॉट मारने स्टार्ट कर देना है, कब आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है। जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस के साथ इनके पास आएगा, लेकिन एक होता है ना, जैसे मेंटरशिप की हम बात करते हैं कि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह मयंक यादव को ट्रेन कर सकते हैं, उसी तरीके से रोहित शर्मा के टिप्स जो हैं वो अभिषेक शर्मा को बहुत काम आ सकते हैं। नो डाउट उनके पास अगर युवराज सिंह जैसा कोच है तो वो भी बहुत कुछ समझाएंगे उन्हें, लेकिन उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो आपको करंटली जो प्लेइंग पीपल हैं वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। अभी वर्ल्ड कप जिता के लाए हैं रोहित शर्मा, तो जाहिर सी बात है अगले शर्मा को तैयार करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे लगता है अभिषेक शर्मा को भी इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि अगर वो रोहित शर्मा को अप्रोच करते हैं तो, क्योंकि रोहित शर्मा युवराज सिंह के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मेरी तरफ से तो यही था कि भाई ठीक है, अभिषेक शर्मा को थोड़ा काम करना पड़ेगा अपनी बैटिंग पे, लेकिन सूर्या को भी अभिषेक शर्मा को थोड़ा बैक करना पड़ेगा, क्योंकि होता है यार कोई सीरीज फ्लॉप जाती है लेकिन दूसरे सीरीज में आप उसका फायदा उठा पाते, बैक करना पड़ेगा आपको प्लेयर को। दूसरी तरफ जो 173 रन की पारी खेली है, दूसरा पॉइंट, जो 173 रन की पारी खेली है संजू ने और सूर्या ने, गजब की पारी। मतलब संजू तो जिस तरीके से चार्ज थे, मतलब कहना ही मुश्किल है कि उन्होंने जिस तरीके से पिटाई की है, और सूर्या ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा साथ दिया। तो ये 173 रनों की जो पारी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। वो आप कह सकते हो कि ये इस चीज़ का जवाब थी कि इतने टाइम से जो सूर्या ने बैक किया है संजू को, उसका रिजल्ट फाइनली मिल रहा है हमें। अब अगर मैं तीसरी बात करूं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि संजू ने जो इनिंग खेली है ना, जो 111 रन की ये इनिंग खेली है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है। इस इनिंग का हम सब ने, जो क्रिकेट लवर्स हैं, स्पेशली क्रिकेट लवर, अगर हम फैंडम की बात ना करें, एक बंदे के फैन बन करके अगर आप ना सोचो, तो हम सब ने देखा है संजू सैमसन को डिलीवर करते हुए आईपीएल में, और हम सबको भरोसा था उनकी क्लास का, उनकी बैटिंग का, या उनके छक्के चौकों का। मतलब इस चीज़ का हमें भरोसा था सैमसन पे कि किस तरीके से वो बॉलर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और आज का दिन उसी का एक एग्जाम्पल कहता है ये बेस्ट इनिंग है। मुझे लगता है कि अभी भी संजू सैमसन का बेस्ट नहीं आया है। हालांकि उन्होंने पोस्ट मैच में बोला कि वो 5 छक्के वाला जो ओवर था ना, वो बहुत टाइम से प्लान्ड था, आज एग्जीक्यूट हो गया, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है दिस इज स्टिल नॉट द बेस्ट, इससे भी बेटर करेंगे संजू सैमसन, और लेट्स होप कि आगे ऐसा ही हो। लेकिन संजू सैमसन की बैटिंग का जो क्लास है, वाकई में आज वाली इनिंग से हम उसका आइडिया ले सकते हैं कि वो इसी क्लास का प्लेयर। नहीं चला कई जगह, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको बैक करने का फायदा हुआ कि फाइनली ये इनिंग आई उनकी, और उन्होंने प्रॉपर सेंचुरी मारी है, और प्रॉपर सेंचुरी ही नहीं, वन ऑफ द फास्टेस्ट। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बहुत प्यारी इनिंग थी, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तीसरी चीज़, सूर्या का अगर देखा जाए तो सूर्या ने एज कैप्टन भी कह लो, एज फेलो बैट्समैन भी कह लो, बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा साथ दिया संजू सैमसन का। और वहाँ पर संजू सैमसन को पूरा मौका दिया, और जहाँ पर उनकी वाली बॉलें आई वो भी खेली। हालांकि उस तरीके से आप कह लो कि वो पूरी तरीके से बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाए। कई ऐसे फोर्स थे उनके जो वन बाउंस फोर थे, और आप कह लो कि अगर वहाँ फील्डर होता तो वो काफ़ी, क्योंकि वो पूरा उठा के मारा हुआ था। एक होता है ना कि जैसे यशस्वी जायसवाल की हम बात करते हैं, तो जब उन्हें 4 मारना है वो प्रॉपर ज़मीन से लगी हुई बॉलें मारते हैं। तो उस तरीके सारे लॉफ्टेड शॉट्स थे, और उसके बाद वन बाउंस जस्ट रोप के आसपास 2-4 यार्ड 5 यार्ड ऐसे दूर गिर रहे थे। तो अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी रिस्की था, बट सूर्या के साथ भी ये रिस्क तो है। एज अ कैप्टन, जब आपको पता है कि आपकी टीम में इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो आप जाहिर सी बात है कि उस तरीके से थोड़ा रिस्क लेकर के बैटिंग करते हो, और वो हुआ, उसका फल भी आज हमें मिला है
कि 173 रनों की पार्टनरशिप हुई है और ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई है, उसी वही रीज़न है। अब अगर मैं बात करूं मैच के पहले जब टॉस होने वाला था, उस समय जब कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, तमीम इकबाल को एक्सपेक्टेड था कि 180 रन बनाएगी इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो। 180 रन, 173 की इकलौती पार्टनरशिप थी ये, तो आप समझ सकते हो। खैर मुझे तो तब भी एक्सपेक्टेड ये था कि नहीं यार 180 बहुत कम बोल रही है, तो मुझे एक्सपेक्टेड था 220 240 के करीब। ये नहीं पता था 297 लगने वाले हैं आज। तो आप समझ सकते हो कि बहुत खुशी वाला सरप्राइज था मेरे लिए कि भाई 297 तक चले। मैं तो चाह रहा था कि 300 भी क्रॉस करे, बट वो है कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं। क्रिकेट है, जाहिर सी बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो हम लिख देंगे वो हो जाएगा, वो वाली चीज नहीं है, जादू नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, क्रिकेट में जिस तरीके से खेले वो किसी जादू से कम नहीं था कि हर बैट्समैन उसी तरीके से मार रहा था। रियान पराग हो, हार्दिक पांड्या हो, हर कोई अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था। और एंड में आके रिंकू ने भी छक्का मारा, जो लिमिटेड बॉलें उन्होंने खेली अपने बर्थडे पे रिंकू सिंह ने भी छक्का मारा। तो भाई हमारी तरफ से तो हैप्पी बर्थडे रिंकू सिंह को भी। और कुछ दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करूं तो हार्दिक पांड्या यार, ही इज अ जेम। कई बार ऐसा होता है कि हम एज ऑलराउंडर वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है हमारे पास हार्दिक पांड्या, जिसकी मैं कहता भी हूं कि बाकी के जो ऑलराउंडर्स हैं उनको बहुत अच्छे से वो सिखा सकते हैं बाकी की चीज़ें, कि कैसे बैलेंस करके रखना है, कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है, या कैसे एक इंजरी के समय आप इस साइड से कम इस साइड से ज़्यादा परफॉर्म करते हो, या किस तरीके से आप कैप्टन से बात कर सकते हो अपनी चीज़ों के बारे में। तो इन सब के बारे में एज ऑलराउंडर वो सिखा सकते हैं यंगर जनरेशन को। लेकिन उसके अलावा मैं बात करूं कि जैसे हम उनको ऑलराउंडर का खिताब देते हैं, उनकी बैटिंग को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है जितना करना चाहिए हमें। जिस तरीके के पंचेज उन्होंने मारे हैं, मतलब ऑन साइड पे देख लो, स्ट्रेट देख लो, ऑफ साइड देख लो, गजब के पंचेज मारे हैं। और मैं सीरियसली कहता हूं कि उनका अपना एक स्टाइल है खेलने का, ही फिट्स इन हिज ओन स्टाइल, उसको कोई रीडिफाइन नहीं कर सकता। जैसे धोनी का अपना एक स्टाइल था, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आप ट्राई कर सकते हो, एक आध लगा सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते हो कि आप धोनी बन जाओ। दिस इज सेम इंडिया में इस तरीके का मेरे ख्याल में ऑलराउंड अगर देखा जाए तो कपिल देव अपने टाइम पे बहुत अच्छे ऑलराउंडर बाद में बन गए थे। आफ्टर लेटर इन हिज कैरियर ही बिकेम अ बैट्समैन एज वेल। तो वो काफ़ी अच्छा, मतलब उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बना लिया था, और मेनली तो वो बॉलर की तरीके से आए थे और बाद में वो अच्छी बैटिंग करने लगे, तो एक अच्छे ऑलराउंडर बन के आए वो हमारे लिए। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है, जडेजा भी अच्छे ऑलराउंडर है नो डाउट, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस है, मतलब ऑलराउंडर एज मैं बात कर रहा हूं कि जो तेज करा रहा हो बॉल, जो बॉलर एज स्पेशलिस्ट बॉलर भी आप ले सकते हो, जहां रन बचाने हो वो बचा लेता है रन, उस तरीके से मैं कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या उस तरीके का बॉलर है और उस तरीके का ही बैट्समैन है। अपने तरीके की बैटिंग करता है और क्या जबरदस्त बैटिंग करता है। उनको अपना ऑर्डर पता है। एज अ मैच्योर प्लेयर, एज अ सीनियर प्लेयर, आपको पता होता है कि ऑर्डर में आप यहां पर आने वाले हो, तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। और जो एक्सपीरियंस है उनके पास, उसके हिसाब से वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं कि मैं यहां जा रहा हूं, मुझे इस हिसाब से बैटिंग करनी है। वो बंदा रोक भी सकता है, मार भी सकता है, और हमने इन हिज कैरियर हमने देखा है कि कई बार उन्होंने रोका भी। और अब जो आ गया है टाइम जहां उन्हें पता है कि टॉप ऑर्डर इस तरीके से मार के जाएगा, तो फिर उनके पास और कुछ नहीं बचता है कि अब लास्ट के जितने ओवर बचे हैं, अब यहां पर धूमधाड़ आप मार ही सकते हो। तो वो अच्छे से करने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं, तो वो करते हैं वो, और हमें उनकी बैटिंग को भी उतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग अगर आप देखते हो तो उनका, भाई पहले तो ये था कि उनके बैक में इंजरी है तो वो ये नहीं खेलेंगे वो नहीं खेलेंगे, बट मुझे लगता है कि उनकी जगह वनडे और टेस्ट में भी बनती है। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है मैनेजमेंट में, टीम मैनेजमेंट में, या इन्होंने सीधे डिसाइड कर लिया है कि एक T20 की टीम है, एक वनडे और टेस्ट की टीम है, बाद में कहीं ये भी अलग करते हैं। शायद ये वेट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली अब बोलेंगे कि हम वनडे से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो फिर ये वनडे की अलग से वो बनाएंगे स्क्वाड और 3 अलग टीमें बना देंगे। मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन सेम हार्दिक पांड्या का जैसे मैं कह रहा हूं कि इनका उसमें जगह बनता है, जसप्रीत बुमराह का T20 में बनता है। कोई भी एक्सक्यूज सूटेबल नहीं है कि वो बंदा टेस्ट खेल सकता है लेकिन T20 नहीं खेल सकता है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। खैर जो भी है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि आज के मैच में अर्शदीप नहीं थे और उनकी कमी पूरी करने के लिए कई लोग थे, लेकिन अर्शदीप है भाई, सेकंड नंबर पे वही बॉलर आता है आपके पास बुमराह के बाद अभी, क्योंकि शमी है नहीं वहाँ पे, सिराज को आप इधर बुला नहीं रहे हो, उन लोगों को आपने प्रॉपरली वनडे और टेस्ट में अलाइन कर दिया है, और यहाँ पर अब
मयंक यादव ये लोग खेल रहे हैं कि वैसे अपने पास है बेंच स्ट्रेंथ इतनी कि हम अलग अलग टीमें खिला सकते हैं, बट आप बेस्ट को छोड़ करके सेकंड बेस्ट के लिए अगर जा रहे हो तो उसका कोई सॉलिड रीजन आपको पब्लिक को देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम बॉलिंग में आ जाते हैं कि बॉलिंग में भाई, क्योंकि बॉलिंग में भी आज है ना, मतलब बॉलिंग मुझे लगता है ना कि आज बॉलिंग उस तरीके की नहीं हुई। अगर रवि बिश्नोई को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि सबने ज़्यादा ध्यान दिया बॉलिंग पे। रवि बिश्नोई अपना 3 पे 30 पे 3 लेके चले गए, लेकिन उसके अलावा उस तरीके की बॉलिंग नहीं हुई है जो एक्सपेक्टेड था, जो थोड़ा और पहले रोकना चाहिए था मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की ये टीम 163-64 भी मारने लायक थी, लेकिन ठीक है, अब जीत गए हैं तो इसमें ज़्यादा कंप्लेंट बचता नहीं है। बट मैं कहता हूं आज भी मयंक यादव 150 के ऊपर नहीं गए, ठीक है, वो 150 जा ही नहीं रहा है वो बंदा। ऊपर से बॉलिंग उस तरीके की नहीं की है। आप कह सकते हो थोड़ा पिच पे आप दोष दे सकते हो कि बैटिंग पिच थी, क्या करता है और क्या नहीं, तो वो भी ठीक है अपनी जगह। उसके अलावा मयंक यादव की फील्डिंग क्या थी, वो बहुत अर्ली है जज करने के लिए। 2 मैच में आप जज कर रहे हो, बट मैं बात बॉलिंग या बैटिंग की नहीं कर रहा हूं, मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूं। फील्डिंग तो हर मैच में होती है यार, उसका एक्सपीरियंस क्या आप आईपीएल से भी काउंट ना करें और आप ये रणजी और इन सब से भी, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी काउंट नहीं करोगे कि आपके सामने से बॉल ऐसे जा रही है आप पकड़ नहीं पा रहे हो। मतलब वही रवि बिश्नोई की बॉल पे 2 बार वो बॉल छूटी है उनके हाथ से, सेम बॉल छूट गई। मैं कहता हूं कि ऐसे टाइम पे सूर्या क्या कर रहे थे, अगर एक बार छूटे तो ठीक है आप बैक कर सकते हो, लेकिन फील्डिंग में यार एक को आप बैक करने के चक्कर में दूसरे का वो खराब कर रहे हो ना। वो भी तो सोच रहा होगा कि यार एक बंदा तो लगाओ यहां जो बॉल पकड़ ले, हाथ तो डाले कम से कम बॉल में, यहां हाथ डाल रहे हैं यहां से बॉल निकल रही है, क्या हो रहा है। तो भाई मैं क्रिटिसाइज मयंक यादव को क्या करूंगा, वन ऑफ द बिगेस्ट एडमायरर्स में से हूं मैं, जो कि चाहता है कि 150 की स्पीड करने वाला बॉलर हो टीम में, तो मैं उन लोगों में से हूं। लेकिन उसके बावजूद भी यार जो चीज गलत है, जो अटमोस्ट जो टॉप लेवल पे जाकर के गलत है ना, वो गलत है। आप ऐसे बॉल नहीं छोड़ सकते हो। अगर मैं वहां खेल रहा हूं और मैं छोड़ रहा हूं, दुनिया भी यही कहेगी कि भाई क्या कर रहे हो, आपके पास बहुत प्लेयर हैं। और इतने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में भी अगर मयंक यादव को, सीरियसली मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये इंजरी दिखाई देने के बारे में थी, जो मयंक यादव की इंजरी थी जिसकी वजह से उसे नहीं ला रहे थे? अगर दिखाई देने में प्रॉब्लम है भाई, फिर तो भाई क्लियरली बोल दो लोगों को, हम भी पूछना बंद कर देंगे कि भाई क्यों नहीं ला रहे हो उसे। क्योंकि मैंने तो बहुत ये पूछा है कि भाई मयंक यादव को क्यों नहीं ला रहे। और सीरियसली अगर एनसीए ने ये किया है ना कि भाई, क्योंकि भाई इस तरीके की फील्डिंग नहीं कर रहा था वो आईपीएल में, अगर एनसीए ने ये किया है कि भाई नहीं अब इसकी फील्डिंग खराब कर देते हैं, तो भाई एनसीए का कुछ करो, उन्हें कुछ समझाओ। स्पीड तो जा ही चुकी है, फील्डिंग भी चली गई है, और क्या चाहिए, और क्या ले लोगे, खत्म ही कर दो बॉलर। तो वो चीज कर दी है इन्होंने। साथ ही अगर बात करें इन कॉन्ट्रास्ट, भाई बहुत तगड़ी फील्डिंग कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, रियान पराग। इन लोगों की फील्डिंग देख करके ऐसा लग रहा है कि हां हम वर्ल्ड लेवल की टीम हैं। और वहीं दूसरी तरफ मयंक यादव छोड़ रहे हैं मैचेस में, मतलब तीनों मैच में से कोई ऐसा मैच नहीं गया जिसमें संजू सैमसन के हाथ से एक आध बॉल ना छिटकी हुई। तो भाई संजू सैमसन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करो या ना करो यार, मैच में तो आनी चाहिए, बॉल चिपकनी चाहिए ग्लव्स में। और मैं मानता हूं कि ये चीज़ें होती हैं, होती रहेंगी, हर कोई धोनी नहीं हो सकता, ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं आपके कि सब धोनी नहीं हो जाएंगे। बट 1.5 अरब की आबादी में से हमारे पास क्या 33 प्लेयर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अब 3 अलग टीमें बनने वाली हैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं, नहीं तो वैसे तो 11 ही बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कैसे ऐसे प्लेयर मिल जा रहे हैं भाई, जो मिस होने वाली है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कंप्लीटली साइड में चली गई उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपके ग्लव से लग के निकल जा रही है यार, बॉल आपके यहां से आपके आपके नीचे आपके पांव के पास से निकल गई, तो कब कैसे पता चलेगा कि कैसे रोकनी है। देखो आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत है, आप उनसे सीख सकते हो। हालांकि मैं संजू सैमसन की मैच्योरिटी लेवल का बहुत बहुत एडमायर करता हूं, उनकी मैच्योरिटी लेवल को, कि वो बहुत मैच्योर हैं और बहुत क्लियरली बोलने वाले प्लेयर हैं, हर चीज़ को क्लियरली वो एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे उस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बहुत डिप्लोमेटिक है वो बंदा, उससे कोई आंसर भी ऐसा नहीं चाहिए मुझे। बट ये है कि इस पर काम तो करना पड़ेगा। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ एक आध बॉल ऐसे मिस कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो चीज़ों को,
कई ऐसे प्लेयर हैं भाई जो 10-20 मैच तक रहते हैं टीम में और उसके बाद फिर सुनाई भी नहीं देते हैं। ये एक इशारा है, बात को समझिए, क्योंकि जो हम जैसे लोग हैं जो चाहते हैं आपको देखना, उनकी तरफ से ये मैसेज है कि भाई कुछ करो इसका। हम नहीं चाहते हैं कि इन चीज़ों की वजह से ना आप बाहर रहो और हम एक बहुत अच्छा विकेट कीपर और बैट्समैन मिस कर दें। तो ये संजू सैमसन के लिए था, लेकिन उसके अलावा भाई सब कुछ A1 चल रहा है। आज के मैच में खाली सूर्या की बॉलिंग चेंज के डिसीजंस उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे, बाकी ओवरऑल तो इस सीरीज में सूर्या रॉक्स। उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त काम किया है। नितेश रेड्डी, ओहो गजब भाई, वो लड़का चमक गया। हालांकि आज उसकी पिटाई हुई बॉलिंग में, लेकिन वो लड़का चमका। संजू सैमसन की जिस इनिंग का वेट था मुझे, वो इनिंग आई। हार्दिक पांड्या बहुत तगड़ा खेल रहे थे 3 मैचों की सीरीज में, 118 रन भाई गजब। और रियान पराग भी अच्छा खेल रहे हैं, रिंकू सिंह अच्छा खेल रहे हैं। कुल मिलाकर के इस टीम की जितनी तारीफ करें कम है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं हम। मैं थोड़ा सा खुद को काम डाउन करूंगा इसलिए क्योंकि भाई बांग्लादेश फिर भी बांग्लादेश है। बड़ी टीमों के खिलाफ अभी जीतना बाकी है और एट द एंड ना ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराना ये एक सपना है हम सभी रिव्यूअर्स का, एंड आई होप क्रिकेटर्स का भी हो इंडिया में, कि भाई फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया को हराते हो ना आप, वो दिन बेस्ट होगा। जो हारे हैं वर्ल्ड कप उसमें ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हाथ रहा है। फाइनल में जो दोनों हारे हैं ना, वो 3 हो या 23, दोनों ही बुरे थे। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे क्रिकेटर्स इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करें कि भाई सामने कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया को येलो जर्सी ना समझ करके ग्रीन जर्सी समझो और पेल दो, ठीक है। तो उनके हर बॉलर को मारो और उनका कोई बैट्समैन नहीं बचना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की तैयारी हमेशा सभी टीमों से, सिर्फ इंडिया से नहीं कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कोई भी टीम हो उनसे एक लेवल ऊपर होती है। लेकिन हमारी क्यों नहीं हो पा रही है? दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, और हम क्यों नहीं करते हैं वो चीज़? खैर, अभी जो टीम चल रही हैं, चाहे रोहित शर्मा वाली टीम हो चाहे सूर्य कुमार यादव वाली टीम हो, दोनों टीमों पे मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो टेम्पो हम सेट कर रहे हैं ना, अब हम ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ेंगे। और बस ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने हैं, बस अब हम उस फाइनल मैच का वेट करेंगे जो वर्ल्ड कप फाइनल हमें कहीं मिले ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद हम उसे जीत के बताएं। खैर, इसके साथ ही जैसे मैंने बात किया था कि अब लास्ट में बात करूंगा जो फ्यूचर मैचेस आने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट अब जो न्यूजीलैंड आएगी इंडिया दौरे पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए हमें 5 मैचेस जीतने थे। 2 हम ऑलरेडी बांग्लादेश वाले जीत चुके हैं और 3 अब हमें जीतने हैं न्यूजीलैंड वाले। तो लेट्स होप कि ये भी 3-0 हो। हालांकि न्यूजीलैंड बांग्लादेश नहीं है, हमें पता है कितनी कॉम्पिटिटिव टीम है और क्या क्या हो सकता है, तो वो भी पूरी तैयारी से आएंगे, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है गेम, 1 पे 1 होगा। और सीरियसली बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि एकदम नेक टू नेक होने वाला है। अगर हम इसमें बुरी तरीके से अगर हम क्लीन स्वीप कर देते हैं तो मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है और हमें इस पे प्राउड होना चाहिए। लेकिन दिस इज क्रिकेट, आपको पता है थ्रिल बना रहेगा लास्ट मोमेंट तक। और जब तक रोहित शर्मा है, जो टेस्ट में भी T20 से उन्होंने ले लिया है रिटायरमेंट, लेकिन टेस्ट में जो T20 वो खेल रहे हैं ना, जब तक रोहित शर्मा है भाई, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तीनों मैच के रिजल्ट्स के डिलीवर होगा और इंडिया के फेवर में होगा। प्लेयर्स हैं आपके पास, कैप्टन जबरदस्त है और वाइस कैप्टन। गाइस, टीम के बारे में बताता हूं आपको, जो टीम डिसाइड हुई है इस बार। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तीनों जो टेस्ट मैच होने वाले हैं वो शुरू होंगे। पहला होगा 16 अक्टूबर को, जो कि होगा बेंगलुरु में। दूसरा होगा 24 अक्टूबर को, जो कि होगा पुणे में। और तीसरा होगा 1 नवंबर से, जो कि होगा मुंबई में। तो ये तो थे डेट्स। अब करते हैं टीम की बात। पहला, रोहित शर्मा एज कैप्टन। दूसरा, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन। जसप्रीत बुमराह एज वाइस कैप्टन। भाई अभी कुछ टाइम पहले जो हम लोग वो क्लिप देख रहे थे ना, कि जसप्रीत बुमराह का कहना था कि भाई मैं कैप्टन क्यों नहीं बन सकता। आप क्यों मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हो कि रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव या कौन? मैं क्यों नहीं? हार्दिक पांड्या? मैं क्यों नहीं? मैं फिट हूं। आप फिटनेस में भी मेरा नाम लो, आप कैप्टनसी में मेरा नाम लो, मैं क्यों नहीं? तो
वाइस कैप्टन है, और जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि शायद रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट मैच मिस करने वाले हैं, तो शायद वहाँ पर कैप्टनसी मिल जाए, या विराट कोहली भी कर सकते हैं कैप्टनसी, देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए वाइस कैप्टन अगर जसप्रीत बुमराह को बनाए, वैसे इंडियन टीम का ना ये रिकॉर्ड रहा है कि वाइस कैप्टन के बाद कैप्टन बड़ी मुश्किल से बनता है बंदा, लेकिन कम से कम ये इशारा तो है कि दौड़ में तो है जसप्रीत बुमराह। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यशस्वी जायसवाल, क्लास प्लेयर, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, नाइस, केएल राहुल हैं, सरफराज खान, भाई उनकी इनिंग जो थी 222 वाली जो फर्स्ट क्लास में आई, गजब, तो सरफराज भी हैं। उसके बाद ऋषभ पंत विकेट कीपर, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, अश्विन अपना वर्ल्ड नंबर 1 अपना टॉप स्पिनर, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, अनदर मास्टर ऑलराउंडर, देन अक्षर पटेल, बैटिंग एबिलिटी भी है, बॉलिंग तो करते ही गजब है, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, 3 पेसर, इतने सारे स्पिनर, और टॉप टू बॉटम बैटिंग का टैलेंट ऑलमोस्ट सभी में, एक तो में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी में है। जब 11 चुने जाएंगे तो उनमें भी हम देख लेंगे कि क्या होता है। खैर, अरे हाँ, एक सरप्राइज भी है कि ट्रैवलिंग रिजर्व्स में कौन कौन है। हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्ण। भाई सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि मयंक यादव को इसके लिए कंसिडर किया गया है, क्योंकि मयंक यादव यार, मैं 150 की उनकी स्पीड देखने को जो तरस रहा हूँ ना, मुझे जस्ट ये जानना है कि कब उनकी फिटनेस उस लेवल पे आएगी कि वो पहले की तरह स्पीड से फेंक पाएंगे खुद को बगैर इंजरीज दिए हुए, तो वो देखना है। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, गजब। अब उस ऑलराउंडर के लिए और कुछ कहना बेकार है, हमने ये सीरीज देख ली T20 वाली, और आप समझ सकते हो कि रोहित शर्मा की उस पर नज़र इसीलिए पड़ी है क्योंकि उसको T20 के ही प्लेयर चाहिए टेस्ट में। उसको चाहिए ऐसे प्लेयर जो धुआंधार बल्लेबाजी करे और उस हिसाब से बॉलिंग करे, तो उसको एक ऑलराउंडर चाहिए, तो उस हिसाब से ले गया। हर्षित राणा का भी सेम सीन है, और प्रसिद्ध कृष्णा तो आपको पता ही है, तो ये रिजर्व में है, प्लेइंग में नहीं है, बट लेट्स होप कि अगर इन्हें चांस मिलता है तो फिर देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो आने वाला तूफान है न्यूजीलैंड सीरीज में, देखो बांग्लादेश वाले में नो डाउट मजा आया, जब आप अपनी टीम को डोमिनेट करते देखते हो तो मजा आता है, लेकिन जब कोई टक्कर का मैच होता है ना, उसका अलग ही मजा है, जब आपको पता है कि भाई सामने वाले भी हरा सकते हैं, और आप तो अपने देश में आपको हारे हुए तो टाइम हो ही गया कोई सीरीज, तो जाहिर सी बात है दोनों में आपको एक अलग लेवल का थ्रिल मिलता है। तो मैं भी इस थ्रिलर के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और साथ ही लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि इसमें ही आपको मिली है वो सारी डिटेल्स, और आगे आपको इसी से टीम सेलेक्ट करने में भी आसानी होने वाली है। साथ ही कमेंट करो कि इस वीडियो में आपका फेवरेट मोमेंट क्या था, या फिर आज के मैच में आपका फेवरेट मोमेंट क्या था। न्यूजीलैंड सीरीज में आप किस प्लेयर की तरफ देखते हो कि वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी गजब के बैट्समैन हैं, उनके पास भी ऐसे बैट्समैन हैं जो टिक के खेल सकते हैं और तगड़े बॉलर भी हैं। तो आप एक्सपेक्ट करो कि उनके साथ जो कंपटीशन होने वाला है वो तगड़ा होने वाला है। खैर, अभी के लिए इतना ही था। इंडिया विमेंस टीम का भी मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से, तो उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। ये अगर वीडियो नहीं आई तो कम से कम शॉर्ट्स आएंगे, उसके बताऊंगा ज़रूर मैं आपको। मज़ा आने वाला है, थ्रू आउट क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, और कौन कौन से स्पोर्ट्स आप देखना पसंद करते हो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट मैच के रिव्यू में। आदियोस।